बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टर्म्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम लोग क्योंकि हम लोगों ने मज़ीद स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर डिटेल में पढ़ना है तो उससे पहले हमारी टर्म्स के बारे में क्लेरिफिकेशन होना लाजमी है। एक मिस्टेक जो केमिस्ट्री मतलब मैंने भी काफ़ी बार की है और बहुत से स्टूडेंट्स हम लोग कर जाते हैं, कोई भी टॉपिक करने से पहले हम उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। तो जब उसके बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता तो आप बाद में उसके ऊपर जो जैसी मर्जी बिल्डिंग बना लें, अगर बिल्डिंग की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसके बाद में उसके ऊपर जितना मर्जी अच्छा मटेरियल यूज़ कर लें, उसके कायम रहने की कोई भी आपके पास वो नहीं है, श्योर नहीं है आपके वो कब तक कायम रहेगी जैसे भी है। तो इसी तरह से अगर हमारी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम ऊपर बाद में जितनी मर्जी एडवांस बुक्स वो करते रहें तो लेकिन वो क्या होगा, वो काम नहीं आएंगे उस टाइम जब क्योंकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसी तरह से हम लोगों ने आज टर्म्स पढ़नी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके अंदर हमने वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी और वो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि आपको मज़ीद आगे उसको डिटेलिंग में नहीं बताया जाएगा। जब आप स्पेक्ट्रा देखेंगे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे यूवी में इतने 240 पे ऊपर आ रही है, पीक आ रही है, 200 पे पीक आ रही है। तो वहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा कि वेवलेंथ आ रही है तो वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसका हम अभी इसको क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह आप इसको लिए मज़ीद यहाँ पे तो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग की जा रही हैं, आप इसको मज़ीद डॉक्टर यूनस की बुक है, डोनाल्ड पाविया की बुक है, वहाँ से आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इन बुक्स को पढ़ना चाहिए क्योंकि जो बुक्स रीडिंग की है वो ही हमें कॉन्फिडेंस देती है हमारी नॉलेज के ऊपर। तो उन्हें आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश ऑथर्स की बुक्स हैं, डोनाल्ड पाविया, ब्रूस की बुक है, तो आई सजेस्ट पाविया एंड डॉक्टर यूनस बुक, ठीक है। और चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हम बचपन से कह दिए, 9-10 से बढ़ते आ रहे हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। आपके क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे होते हैं कि वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ में क्या होता है, हम लोगों ने देखा है ये दो वेवलेंथ आपके सामने दिखाई जा रही हैं आपको, एक ये वाली है और एक ये वाली है, और इसमें हम लोगों ने सेम डिस्टेंस लिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस कम है तो ये क्या है, इसकी वेवलेंथ स्मॉल है। अब हम कहते हैं वेव नंबर क्या है। वेव नंबर नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ है। यहाँ पे देखो तो कम है, वहाँ पे देखो तो ज़्यादा है। तो वहाँ पे ज़्यादा हैं तो अब या देखें तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पर यूनिट डिस्टेंस में कम वेव पास हो रही हैं तो वेव नंबर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे पर यूनिट डिस्टेंस में ज़्यादा वेव पास हो रही हैं तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट लैम्डा और ये जो वेव नंबर का है इसके ऊपर लैम्डा के ऊपर हमने ये लगाई हुई है लाइन, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास वेव लेंथ लार्ज है तो आपका वेव नंबर शॉर्ट होगा, और अगर वेव नंबर शॉर्ट है तो वेवलेंथ लार्ज होगी और वाइस वर्सा। ओके, फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स एक लैम्डा एक पर सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। स्पेक्ट्रोस्कोपी किस फिनोमेना के ऊपर कर रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, वो मैटर के साथ टकराती हैं, मैटर के साथ टकराने के बाद वो ख़ास एंगल पर डिफ्लेक्स होती हैं, तो फिर क्या होता है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमारी आइज़ हैं, ठीक है, वो सेम वही काम कर रही होती हैं। वो एक चीज़ को देखती हैं, उसका मतलब आप वाइट बोर्ड को देख रहे हो तो वहाँ पे रेडिएशन आती हैं, टकराती हैं, और टकराने के बाद वो आपकी आँख के ऊपर एक इमेज बनाती हैं। तो आँख क्या काम कर रही है, तो डिटेक्टर का काम कर रही होती है। डिटेक्टर भी सेम ही फिनोमेना कर रहा होता है। अब उसके ऊपर है द फेनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो फेनोमेना दिखाया गया है ना, ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, फिर स्पेसिफिक एंगल पर डिफ्लेक्ट होती है और फिर डिटेक्टर से डिटेक्ट करता है। और लेकिन अब हम मज़ीद आगे जो करेंगे वो मालिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगे, उसके अंदर आपको पता है यूवी विजिबल आ जाएगी, IR आ जाएगी, NMR आ जाएगी, मास आ जाएगी। तो ये सारी क्या हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स हैं, मालिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है। तो मालिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि मालिकुल के अंदर होता है पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो जब EMR पास होती है तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होती हैं, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, तो अपने एनर्जी लेवल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वाइब्रेशनल से रोटेशनल एटसेट्रा, ये सब कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। और फिर हम उसको देख लेते हैं। और एटम के अंदर क्या होता है कि एनर्जी लेवल और रोटेशन नहीं प्रेजेंट होती एटम के अंदर।
व्हेन मालिक्यूल रोटेट एनर्जी लेवल क्या होता है उसका चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास लेवल है, जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल होंगे वो डिफरेंट ग्राउंड स्टेट और डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट के ऊपर होंगे। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं, जिसे हमने यहाँ पर E0 के साथ E0, E1, E2 ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। अब इसके अंदर ये ब्लू लाइन से जो है ये वाइब्रेशनल लेवल है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर वाइब्रेशनल लेवल है, जिसे मैंने E0, V0, E0, V1, E0, V2, काफ़ी इसके अंदर और भी होंगे। और फिर उनके अंदर ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये रोटेशनल है। फिर ये E0, V0, R1, E0, V0, R2, E0, V0, R3। तो जब ऊपर चले जाएंगे फिर ये E1 हो जाएंगे और E1 V0 हो जाएगा, E1 V1 हो जाएगा, E1 मतलब वाइब्रेशन इस तरह से होंगे। फिर E1 V0 R0, E1 V0 R1, मतलब उसके अंदर इस तरह से डिफरेंट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैं, वाइब्रेशनल लेवल हैं और रोटेशनल लेवल हैं। ठीक है, wave absorb energy in quantized form, that's why every molecule absorb in different radiations। क्या होता है कि हर कोई क्वांटाइज फॉर्म में कर रहा होता है तो हर मालिक्यूल डिफरेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हम मालिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस बुनियाद के ऊपर। अब हमारे पास मोनोक्रोमेट्री की टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। मोनोक्रोमेट्री का मेन फंक्शन है कि वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देता है। इसके अंदर हम प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को देखते हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर आप देख रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक आई है और उसको डिफरेंट मतलब पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में कर दिया गया है, मतलब स्प्रेड कर दिया बीम ऑफ लाइट को। बीम ऑफ लाइट आई है उसको उन्होंने स्प्रेड कर दिया इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कंपोनेंट में उसे। वाई मोनोक्रोमेटिक इज नेसेसरी इन यूवी, ये नीचे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिखाई हुई है, वो भी सेम इसी फेनोमेना पे काम कर रही है। मोनोक्रोमेटिक क्यों ज़रूरी है यूवी के लिए? यूवी जो है वो यूवी के अंदर हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और जब वो किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं ना, कोलाइड करती हैं, तो क्या कर देती हैं, उसके अंदर डिग्रेडेशन कर देती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जब उसे मोनो में चेंज कर लेते हैं तो इट इज डिटेक्टर के लिए भी ईजी हो जाता है और आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, आपके पास अच्छी एफिशिएंसी लेके आता है। और अब हम आगे देखेंगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कि वो किस तरह से काम करती है। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब क्या क्या होता है, किसके अंदर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कैथोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इनको वो नेगेटिव चार्ज है, इधर से रेज आ रही है, इस रेज के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, वहाँ से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या करेंगे, सेम चार्ज इज रिपेल ईच अदर एंड रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे और हमारे पास क्या होता है, फोटो डायोड ट्यूब है ये। तो डिटेक्टर का काम क्या क्या होता है, वो अच्छे से डिटेक्ट करता है चीज़ को ना। तो जब वो आ रही है, रेज आ रही हैं, अब उस रेज को मज़ीद इन्हेंस करना है, तो जब यहाँ आएगी तो एक यहाँ पे भी नेगेटिव है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, हमारे पास एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, मतलब आप इसके अंदर जो भी सैंपल रखेंगे जिसका आपने IR या UV कुछ भी करवाना है, आप उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल सैंपल एंड मोर रिलायबल मेथड। और जैसे कि ना एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ये आपके मटेरियल को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है कि जिस तरह से अभी हम लोग रिसर्च के अंदर ना एक जैसे कुछ सैंपल आए हैं नैनो मटेरियल्स के, तो बच्चों के सैंपल बहुत कम बनते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े नैनो पार्टिकल बने होते हैं, अब उसके अंदर उन्होंने इतना कुछ करवाना होता है। अगर वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक के अंदर जाएगा तो वो तो उनके लिए तो नुकसान है। तो इस तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक के इस तरह बहुत से फ़ायदे होते हैं आपको। और अगर आपका सैंपल स्मॉल है और मोर रिलायबल, तो मतलब ये आप इसके अंदर आपको स्मॉल सैंपल चाहिए होता है, बहुत थोड़ा सैंपल चाहिए होता है टेक्निक के अंदर, ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता है इसने। और ये बहुत रिलायबल मेथड है, मतलब हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं बाकी के निस्बत। तो इसी वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही ज़्यादातर स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि मोर एक्सपेंसिव टेक्निक है। बाकी एक प्रिंसिपल था, फ्रैग-कोंडोन प्रिंसिपल, ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमने पीछे भी एटॉमिक बात की है कि हम यहाँ आगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को करेंगे और हमने कहा कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स नहीं होते। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एटम डू नॉट चेंज देयर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, एटम अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज नहीं करता। सिर्फ एक एटम की बात हो रही है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन होती है तो एटम अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज नहीं करता। ठीक है, आप इसको मज़ीद मैंने आपको बुक्स बताई हैं, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। हमारे पास एक केमिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट के पास जितना थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तो वो उतना ही चीज़ों को अच्छे से लेके आगे चल सकता है।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं नीचे, और नोट्स भी आपको चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको अपनी मेल दे दूँगी। तो उससे क्या होगा, आप मुझसे कोई भी अपने नोट्स जो हैं वो ये ले सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।